पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा मिशन जिसे सूर्य को अच्छे से जानने के लिए लॉन्च किया गया था। उसने अपने ऐसे ही सूर्य के एक फ्लाईबाय के दौरान हमारे पड़ोसी ग्रह वीनस को भी थोड़ा बहुत स्टडी किया। जब ये प्रोब वीनस ग्रह की डार्क साइड के करीब पहुंचा तो इसने वीनस ग्रह की इस अमेजिंग वीडियो को कैप्चर किया। इसने इस वीडियो में हमें वीनस के बादलों के बीच से इसकी सतह पर मौजूद एक क्लियर व्यू दिखाया, जिसे हमने इतिहास में पहली बार किसी पावरफुल रडार के बगैर देखा था। अब नासा के वीनस के लिए बनाए गए नए स्पेसक्राफ्ट जल्द ही आने वाले कुछ सालों में लॉन्च होने वाले हैं, जिसके साथ ही एक नई स्पेस रेस की भी शुरुआत होगी, जिसमें सभी देश हिस्सा लेंगे और जिसमें सभी एजेंसीज अपना लोहा मनवाना चाहेंगी, जिसका इनाम होगा एलियन लाइफ की मौजूदगी को सबसे पहले खोजना। ऐसा इस वजह से है क्योंकि एक लंबे समय से ये माना जाता आया है कि वीनस ग्रह अपने पास्ट में एक हैबिटेबल यानी रहने लायक ग्रह था और जहां पर आज भी जीवन मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर श्योर हैं कि वीनस ग्रह पर जीवन मौजूद था, लेकिन ये ग्रह एक स्पेस प्रोब किलर कैसे बना और कैसे ये नए स्पेसक्राफ्ट इस ग्रह की जानलेवा कंडीशंस के उलट यहाँ पर जीवन को खोजने की चुनौतियों को अंजाम देंगे। आइए जानते हैं वैज्ञानिक आखिर ऐसा क्यों मानते हैं कि वीनस हमारी पृथ्वी का कजन है या ये बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। इसकी शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी से, जब एक डच खगोल वैज्ञानिक क्रिस्टियन हाइगन्स दूसरे ग्रहों पर जीवन को खोजने के लिए बेकरार थे। उन्होंने इस काम को करने के लिए एक टेलीस्कोप को इन्वेंट भी किया था, जो कि उस समय के मुताबिक काफी ज्यादा एडवांस्ड था। यहाँ तक कि उन्होंने इसके जरिए मार्स और जुपिटर पर ओशंस को खोजने की भी कोशिश की थी, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे। हाइगन्स ने जब इस टेलीस्कोप के जरिए वीनस को देखने का ट्राई किया तो उन्हें बादलों की ही एक मोटी लेयर देखने को मिली। उन्होंने तब सोचा कि अगर ये पृथ्वी के जैसा ही है लेकिन सूर्य के थोड़ा करीब है तो ये एक ट्रॉपिकल प्लेनेट हो सकता है, बिल्कुल मैक्सिको के जैसे, यानी कि एक ऐसा प्लेनेट जहाँ पर तापमान पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होगा। उनके बाद इस नाम के एक फ्रेंच राइटर को उनका ये आइडिया बहुत ही पसंद आया। वो खुद चाहे एक रिसर्चर नहीं थे, लेकिन एक लेखक होने की वजह से दूसरों की कामयाबी को लोगों के आगे बेहतर तरह से पेश कर सकते थे। वो इस बात को जानते थे कि वीनस रोमन गॉडेस ऑफ लव भी थी, इसीलिए उन्होंने वीनस ग्रह के बारे में ये तक कहा था कि ये ग्रह कुछ खास तरह की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के लिए है और जहाँ पर क्लाइमेट लव के लिए फेवरेबल है। लव का तो पता नहीं, लेकिन वो और हाइगन्स एक चीज को लेकर पूरी तरह से सही थे कि ये वीनस वाकई में काफी गर्म था। 20वीं शताब्दी के आते आते खगोल वैज्ञानिकों ने पाया कि वीनस पर सांस लेने के लिए किसी तरह की भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी और ये ग्रह बिल्कुल भी हमारी पृथ्वी के जैसा नहीं था। हो सकता है कि आज से हजारों या करोड़ों साल पहले पृथ्वी जैसा रहा हो, लेकिन आज ये किसी नरक से कम नहीं है। आज के हमारे खगोल वैज्ञानिक यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वीनस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आज इसकी हालत ऐसी है, और क्या वीनस के इस तरह से बदलने से पहले इस पे कोई सिविलाइजेशन रही थी जो आज भी इस ग्रह की सतह के नीचे मौजूद हो सकती है। वीनस से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए नासा ने एक मिशन डिजाइन किया है जिसे वेरिटास नाम दिया गया है और जिसके 2027 तक वीनस तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। इस मिशन के लिए तैयार किए गए नए रडार्स न ही इसके बादलों के बीच से इसकी सतह को देख पाएंगे, बल्कि ये वोल्केनो से कवर्ड इसकी पूरी सतह को स्कैन भी कर पाएंगे और हमें ये जानने में मदद करेगा कि आखिर वीनस अपने पास्ट में कितना ज्यादा हैबिटेबल था। इसके साथ ही भारत का भी एक मिशन शुक्रियान 1 भी तैयार किया जा रहा है, जो कि अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में नासा के मिशन के जैसा ही है और जो 2024 में लॉन्च होने के साथ ही नई स्पेस रेस की शुरुआत भी करेगा। लेकिन वीनस से जुड़ी सबसे बड़ी दिक्कत है इसके वो मोटे बादल, जो कि इसकी सरफेस का एक क्लियर व्यू मिलने में एक बड़ी दिक्कत है। इस प्रॉब्लम को सुलझाते हुए वीनस की मिस्ट्री को जानकर इन्हें सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है, जो है वीनस की सरफेस पर उतरकर इसको स्टडी करना।
जैसा करने में सोवियत वैज्ञानिक पूरी तरह से कामयाब रहे थे और जो सभी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले वीनस ग्रह के ज्यादा करीब जा पाए थे। 1966 में सोवियत वैज्ञानिकों ने वीनस के एटमॉस्फेयर के लिए वेनरा 3 स्पेस प्रोब को लॉन्च करने का फैसला किया, लेकिन जो मिशन फेल रहा और जिससे कुछ नया जाना नहीं गया। इसके बाद जब सोवियत वैज्ञानिक वेनरा 5 और वेनरा 6 के लिए तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि वीनस ग्रह पर लैंड करने के लिए उन्हें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ एक एल्यूमिनियम के प्रोब को बड़े पैराशूट के साथ वीनस पर उतार सकते थे, लेकिन जो एक बहुत बड़ी गलती थी। ये लैंडर कुछ डिटेक्ट कर पाने में कामयाब रहे थे, जो था कि वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा था। इसका सरफेस टेम्परेचर भी 500 डिग्री सेल्सियस के करीब था और ये सब कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा था। इसके एटमॉस्फेयर में जाने के कुछ समय बाद ही ये प्रोब खत्म हो गए, लेकिन इनसे सोवियत वैज्ञानिकों को एक चीज पता चली कि इन प्रोब्स की टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वेनरा 8 प्रोब को टाइटेनियम से बनाया गया और जिसके जरिए ये वीनस पर लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाया। इस प्रोब ने लगभग 23 मिनट तक वीनस की सरफेस पर सरवाइव किया। इसके बाद सोवियत वैज्ञानिकों ने हार ना मानते हुए अपने प्रोब्स की टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया और फाइनली वो वीनस की सतह की ये इमेजेस और साउंड को कैप्चर करने में कामयाब रहे। इस इंसिडेंट को हुए आज 40 से भी ज्यादा सालों का समय होने को है और किसी भी नए स्पेसक्राफ्ट ने वीनस के एटमॉस्फेयर में गोता नहीं लगाया। सोवियत यूनियन के उन वैज्ञानिकों की कामयाबी से इंस्पायर होते हुए अब नासा के वैज्ञानिकों ने डाविंची प्लस नाम के मिशन की डेवलपमेंट शुरू की है, जो कि एक ऐसा मिशन है जिसके 2029 तक लॉन्च होने की संभावना है। नासा अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ वीनस के क्लाउड्स के बीच में से इस स्पेसक्राफ्ट को भेजेगा। ये मिशन इस वीनस के एटमॉस्फेयर को 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक एक्सप्लोर कर पाएगा और जिस दौरान ये हर पल की तस्वीर कैप्चर करता जाएगा। वहीं पर मॉडर्न डे सोवियत यूनियन या कहे तो रशिया अपना नया मिशन डेवलप करने में लगा है, जिसे नाम दिया गया है वेनरा डी, जिसमें डी का मतलब है ड्यूरेबल और जिसके 2029 में ही लॉन्च होने की संभावना है। अभी तक वीनस के लिए लॉन्च हुए और फ्यूचर में लॉन्च होने वाले सभी स्पेस एजेंसीज के मिशन एक ही गोल को शेयर करते हैं, जो है इस वीनस ग्रह पर लाइफ के संकेतों को खोजना। वो कौन से सबूत है जिन्हें ये नए प्रोब्स वीनस पर खोजेंगे? वैज्ञानिकों का मानना है कि एक प्लेनेट तभी पोटेंशियली हैबिटेबल हो सकता है जब उसकी सतह पर पानी अपनी लिक्विड स्टेट में मौजूद रह पाए। हालांकि अब के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि कुछ खास ऑर्गेनिजम्स पानी के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे बैक्टीरियाज जो कि येलोस्टोन हॉट स्प्रिंग में हमें मिलते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को जानते हुए 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने, जिसे लीड किया था सारा सीगर ने, उन्होंने तब अचानक ही वीनस के एटमॉस्फेयर से जुड़ी एक रहस्यमयी चीज को खोजा था। उन्होंने वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस को डिटेक्ट किया था। हमारी पृथ्वी पर इस गैस की फॉर्मेशन येलोस्टोन बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है। इसी के साथ वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये भी पाया था कि ये फॉस्फीन वीनस के एटमॉस्फेयर में तेजी से टूट रही थी। अगर वीनस के एटमॉस्फेयर में इस फॉस्फीन की एक बड़ी अमाउंट है और जो लगातार टूटती जा रही है, तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज भी होनी चाहिए जो इस फॉस्फीन को लगातार बनाती जा रही हो। इसके बाद एक जापानीज ऑर्बिटल प्रोब ने हाल ही में ये भी खोजा है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी चीज भी है जो कि लगातार हमारे सूर्य से आ रही अल्ट्रावायलेट रेज को अब्सॉर्ब करती जा रही है, और जो वही चीज है जो हमें पृथ्वी पर बैक्टीरियाज के केस में देखने को मिलती है। कुछ एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने इस नई खोज की इंफॉर्मेशन को रिव्यू भी किया
और उनका कहना है कि ये उनके आगे वीनस की लाइफ की एक इनक्रेडिबल इमेज को तैयार करता है। उन्होंने कहा कि वीनस पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसकी सतह से काफ़ी ऊपर रहते होंगे, जहाँ पर हवा इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी। हालांकि ये अभी भी क्लियर नहीं है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में इस फॉस्फीन की कितनी मात्रा मौजूद है। इससे जुड़े इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए नासा के डाविंची प्लस स्पेसक्राफ्ट को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इनविजन मिशन की मदद लेनी होगी, जो कि 2032 से पहले लॉन्च होने वाला नहीं है। क्या हमें सच में तब तक वेट करना होगा? क्या इन सभी सवालों के जवाबों के जल्दी मिलने की कोई उम्मीद है? ये वही चीज़ है जिसे अंजाम देने का काम MIT के वैज्ञानिक करेंगे। सारा सीगर वही लेडी जिन्होंने फॉस्फीन को खोजा था। उन्होंने वीनस के लिए एक प्राइवेटली फंडेड मिशन को अनाउंस किया है। एक स्टार्टअप कंपनी रॉकेट लैब एक छोटे से प्रोब को वीनस पर भेज सकती है। इसका मुख्य काम होगा वीनस के एटमॉस्फेयर में 10 मिनट्स के लिए सरवाइव करना और इस फॉस्फीन की मात्रा को मेजर करना। सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है MIT की तरफ से, जो कि एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को वीनस के एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं और इस स्पेसक्राफ्ट को काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट से लैस किया जाएगा और ये कई हफ्तों तक वीनस के क्लाउड्स में होवर भी कर पाएगा। हालांकि इसकी लॉन्च डेट के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। इससे जुड़ी सबसे खास बात ये है कि एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी भी वीनस पर लाइफ की खोज के लिए एक मिशन को ऑर्गेनाइज कर रही है। मेरी उम्मीद है कि ये MIT की टीम ही उन बैक्टीरियाज के बारे में हमें बताएगी। अब इसके आगे क्या होगा? अगर हमें वीनस के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और अगर वो येलोस्टोन ऑर्गेनिजम्स के जैसे ही होंगे, तो इसका मतलब होगा कि हम सब यहाँ पर एलियंस ही हैं और जीवन की शुरुआत पृथ्वी से पहले वीनस पर हुई थी और जो बाद में किसी तरह से पृथ्वी पर आ गया। या ये भी हो सकता है कि वीनस के ये बैक्टीरियाज पृथ्वी के बैक्टीरिया से पूरी तरह से डिफरेंट हों। आपका क्या विचार है इसके बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।